हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच पुनः डॉक्टर एन के शर्मा। जो मैंने पेपर आपको सॉल्व करवाए थे, जो समीक्षा अधिकारी, पीसीएस, चाहे आईएएस या वनडे एग्जाम, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और मैंने 60 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज 60 क्वेश्चन के आगे हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद आज पूरा कंप्लीट भी करेंगे। ये मॉडर्न इतिहास तक चलेगा। तो देखिए कि कितने अच्छे प्रश्न हैं और हो सकता है कि आने वाली परीक्षा में आपको सेम डिटो प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। और जुड़े रहिए मेरे साथ और हम आपको ये सॉल्व करवाते हैं। पेपर दिया है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण? ऑप्शन है अकबर है, नूरजहां है, जहांगीर है, शाहजहां है। तो दिल्ली के लाल किले की अगर बात करते हैं तो शाहजहां ने निर्माण कराया था, ये याद रखना, ठीक है। और अकबर ने जो है आगरे के लाल किले का निर्माण, इलाहाबाद का, अटक का, लाहौर का 4 किलों का निर्माण अकबर ने कराया था। मुमताज महल वास्तविक नाम किसका था? तो अर्जुमंद, बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनिशा, रोशन आरा। तो ये अर्जुमंद बानो बेगम जो थी, इन्हीं को जाना जाता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किले मोती मस्जिद का। तो मित्रों याद रखना कि दिया है कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जब दिल्ली के लाल किले की बात करें तो तुरंत औरंगजेब को लगाएंगे, याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इसमें अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब। तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। और मैंने आपको बताया था इसी तरीके से, यानी कि मराठा वंश का एक शासक था जो कहा जाए, उसका किसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो शिवाजी का। तो ये चीज याद रखना। और अगला क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह। तो याद रखना मोहम्मद शाह के समय यानी नादिर शाह ने आक्रमण किया था और कहा जाए ये मयूर सिंहासन और यहाँ से कोहिनूर हीरा नादिर शाह लेकर चला गया था। तो ये चीज़ याद रखना। किस किस शासन काल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रमुख महत्व हो गया था? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय। तो याद रखना कि इस जगह मोहम्मद शाह के समय यहाँ भी आ गया था, लेकिन अहमद शाह के पूर्णता आ गया था। तो ये अहमद शाह लगा के आएंगे, ठीक है। फिर निम्न में से कौन हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की यानी कि स्थापना की थी? तो याद हैदराबाद की पूछ रहा तो कमरुद्दीन खां, मोहम्मद अमीन खां, आशद खां या चिनकिलिच खां। तो चिनकिलिच खां को हम लोग निजाम के नाम से भी जानते हैं कि निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की नींव डाली थी, ये मित्र याद रखना। और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो रायगढ़ दिया है, सतारा दिया, पुरंदर दिया, तंजौर दिया। तो याद रखना शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। कहाँ पर थी? तो रायगढ़ कई बार पूछा गया, तो इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई स्वयं देखा और कहा, वह देखा आंखों देखा हाल विवरण देता है। पानीपत यानी कौन सा था? पानीपत यानी कि ये तृतीय युद्ध था, ठीक है। तो याद रखना खफी खां, काशीराम पंडित, दंताजी पिंगले, हरचरण दास। तो काशी राज पंडित जो थे, काशीराज पंडित, इन्होंने आंखों देखा यानी कि पानीपत तृतीय युद्ध के विवरण दिया था। और ये युद्ध 1761 में होता है। और ये इन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई परिवार नहीं बचा है जिसका कि कोई सगा संबंधी ना खोया हो। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था?
1627 में, 74 में, 80 में, 70 में। तो 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था और शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। कहा जा पहली बार जब राज्याभिषेक हुआ तो कुछ समय बाद इनकी मां का देहांत हो जाता है। इसी के वजह से बाद में इनका पुनः यानी तांत्रिक विधि के द्वारा राज्याभिषेक होता है। शिवाजी के प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता था? तो याद रखना, धार्मिक मामलों का मंत्री था, रक्षा मंत्री था, प्रधानमंत्री था या न्याय मंत्री था? तो याद रखना प्रधानमंत्री। पेशवा वास्तव में शिवाजी के समय और पहला पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ थे, बालाजी विश्वनाथ थे। तो ये चीज़ याद रखना। फिर बाजीराव आते हैं। कौन आता है? बाजीराव आते हैं। फिर बाजीराव यानी कि ये आते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो खालसा पंथ की पूछ रहा। तो गुरु हरराम, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और कहा जाए सिख गुरु अंतिम गुरु कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन ऐसे सिख थे जिनके नाम के आगे सिंह शब्द जोड़ा गया? तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 2 युद्ध में शहीद हो जाते हैं और 2 दीवाल में जिंदा चुनवा दिए जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। तो ये चीज याद रखना। अगला कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवर संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसी द्वारा। तो भक्ति आंदोलन की बात करें तो अलवर संतों ने किया था। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य किसके थे? शेख अलाउद्दीन साबिर के थे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के थे या बाबा फरीद के थे या शेख अहमद सरिंदी के? और ये समीक्षा अधिकारी लोअर पीसीएस और पीसीएस तीनों में एग्जाम में आ चुका है कि बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे, जिन्होंने औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। गयासुद्दीन तुगलक ने औलिया को 63 उलेमा को महाभियोग लगाया था और कहा था कि जब हम दिल्ली आएंगे तो तुम्हें निश्चित है सजा देंगे, क्योंकि इसका जो बेटा मोहम्मद बिन तुगलक था उसको वो इसके विरुद्ध भड़का रहे थे। तब उसने क्या कहा औलिया ने कि हजूने दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, आओ तो तुम। उसके पहले अफगानपुर में लकड़ी का भवन बनवाता है। किससे? जूना खा यानी कि उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। और बाद में वहाँ से जब आते हैं तो स्वागत के लिए भवन जो बनाया गया था वो वास्तव में देखा जाए उसके लिए मृत का भवन था। और उसमें जैसे एंट्री करता है तो अपने बेटे मोहम्मद के साथ उसी में गिरकर भवन में, यानी कहा जा भवन गिरा उसी में दबकर दोनों की मौत हो जाती है। अब इसके लिए कोई यानी कि रुकावट नहीं रही और ये अपना राज्याभिषेक कराता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन कि श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो याद रखना ये 4 मठ बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो 4 मठ बने थे रामानुज के द्वारा, अशोक के द्वारा, आदि शंकराचार्य या माधव विद्यालय। तो आदि शंकराचार्य, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? केरल में। कहा जाता है इन्होंने यानी कि 7 वर्ष की आयु में यानी कि 4 वेदों का और पुराणों का अध्ययन कर लिया था। इतने योग्य व्यक्ति आदि शंकराचार्य थे। ठीक है। अगला, कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत 12वीं सदी में नहीं बनाया गया था? तो यहाँ दिया कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो का मंदिर, अंकोराट का मंदिर या नेत्रेदम का पेरिस मंदिर। तो यही आंसर हो जाएगा। अकबर नामा किसके द्वारा लिखा गया? अकबर द्वारा, बीरबल किया, अबुल फजल या भगवान दास? तो अबुल फजल। अबुल फजल और फैजी दोनों सगे भाई थे, ये चीज याद रखना। और अकबर के 9 रत्नों में दोनों भाई शामिल थे
और कहा जाए रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, अब्दुल लतीफ ने, ईश्वर दास ने। तो बदायूनी ने यानी फारसी भाषा में अनुवाद रामायण का किया था, यानी कि फारसी भाषा में अनुवाद कराने वाले व्यक्ति ये थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह निम्न में से कौन था? जब इंडियन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो अकबर है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो याद रखना अकबर था उस समय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुआ। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो 1350, 1498, 1530, 1612। तो 1498 में कालीकट में वास्को डी गामा का जब जल बेड़ा उतारता है तो जमेरियन ने इसका स्वागत किया और कहा जाए बाद में इसे अनुमति दी थी भ्रमण करने की और मसाला ले जाने की। वास्तव में जब ये भ्रमण करके अपने स्वदेश लौटता है, मसाला ले जो यहाँ से मसाला लेकर जाता है, तो अपने भ्रमण में जितना खर्च किया था उसका 60 गुना प्रॉफिट हुआ। तब पुर्तगालियों ने सोचा क्यों ना ऐसे देश के साथ व्यापार किया जाए, और इसी उद्देश्य से पुर्तगाली फिर यहाँ भारत आते हैं और यहाँ पर अपनी बस्तियां बनाकर व्यापार भी करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो अकबर दिया, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो याद रखना कि शाहजहां के समय कारखाना स्थापित हुआ। अनुमति पूछी जाए तो अनुमति यहाँ मिल गई थी, जहांगीर के समय अनुमति मिली थी। निम्न में से कौन एक मुगल सम्राट नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो कौन था? सर फराज खान था, मुर्शीद कुली खान था, अली वर्दी खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान था। देखो यहाँ पर दिया क्या है ये चीज कि निम्न में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वास्तव मुर्शीद कुली खान था। ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए सुजाउद्दीन जो बैठता है इसको बाद में अनुमति मिलती है, किसके समय? फारूक सियर के समय मिलती है। लेकिन यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था? तो अल्बुकर्क कहा जाता, रॉबर्ट क्लाइव को, फ्रांसिस डुप्ले या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये रॉबर्ट क्लाइव कहा जाता है कि ये स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, यानी कि अंग्रेजों की वास्तविक अगर नींव डालने वाला व्यक्ति कोई था तो लॉर्ड क्लाइव था। और लॉर्ड क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की वास्तविक नींव डाल दी। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को जब लड़ा तो इसमें विजय हासिल होती है। लेकिन ये विजय कैसी थी? छल कपट की विजय थी। और इसी से बाद में वो आत्मग्लान भी वो महसूस करता था। और कहा जाए कि रॉबर्ट क्लाइव ऐसा गवर्नर है जिसने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली थी। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला। तो बक्सर की जब लड़ाई हुई थी तो मीर जाफर था। चूंकि मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बनाया गया और तभी मीर जाफर ने 3 लोगों को संयुक्त होकर और बाद में ये युद्ध करता है, लेकिन बाद में पराजित हो जाते हैं। बाद में इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा दिया, जमान शाह दिया, दोस्त मोहम्मद दिया, शेर अली खां दिया। तो शाह शुजा से कोहिनूर हीरा पुनः प्राप्त करने वाले व्यक्ति रणजीत सिंह थे। चूंकि ये कोहिनूर हीरा अगर देखा जाए तो नादिर शाह यहाँ से लेकर चला गया। इसके बाद वो अहमद शाह अब्दाली के पास रहता है। लेकिन अहमद शाह अब्दाली जब मर जाता है तो उसका बेटा जो होता है जम शाह शुजा, तो ये क्या है, जब उसका पारिवारिक यानी कि झगड़े हुए तब उसमें ये फ़ायदा क्या करता है कि इसने रणजीत सिंह ने इसकी मदद की थी। इस वजह प्रभावित होकर रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा तख्ते ताउस लौटा देता है। ठीक है।
टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बंगलौर में, कोयम्बटूर में। तो याद रखना कि श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो हैदर अली के साथ की थी, डुप्ले या टीपू सुल्तान या नंदराज के साथ। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो हैदर अली। देखो ध्यान देना, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पूछे तो याद रखना टीपू सुल्तान लगा के आएंगे। किसको? टीपू सुल्तान। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था? 1858 में, 1876 में, 1870 में, 1885 में। तो 1858 में रानी को यानी कि भारत की सामग्री घोषित किया जाता है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अगला, कौन भारत का वायसराय जो सबसे दीर्घ काल तक रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आईएएस में, पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में आया। लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड मेयो है। तो याद रखना ये 5 साल, ये 5 साल और ये 5 साल, लेकिन ये जो 6 साल, ये तो 4 ही साल रहा, लेकिन ये जो है 6 साल रहा, तो लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो वारिंग हेस्टिंग्स है, लॉर्ड डलहौजी है, हेनरी लॉरेंस है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। तो ये याद रखना कि सुरक्षा प्रकोष्ठ जब भी पूछा जाए तो वारिंग हेस्टिंग्स को लगाएंगे। किसको? वारिंग हेस्टिंग्स को लगाएंगे। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुलिमित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त थी। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली की चतुराईपूर्ण निष्क्रियता थी, गलत है। डलहौजी की सहायक संधि, गलत है। लॉर्ड कैनिंग की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यह भी गलत है। यानी कि ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1802 में बैसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके साथ हुए थे? तो अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, फिर फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, डच तथा बाजीराव द्वितीय। तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच ये सहायक संधि हुई। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? मित्रों याद रखना कि महिला विश्वविद्यालय की पहली बार स्थापना किसने की थी? तो डीके कार्वे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नारा दिया था कि अगर देश का वास्तव में विकास करना है, परिवार को अगर जागरूक करना है, तो सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसा करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना यही डीके कार्वे थे। 1906 में यानी कहा जाए बंबई में महिला विश्वविद्यालय खुल गया। भारत में प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे, या वारिंग हेस्टिंग्स, या लॉर्ड मेयो, या लॉर्ड डलहौजी। अब यहाँ पर पूछा क्या गया कि प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वारिंग हेस्टिंग्स को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वारिंग हेस्टिंग्स को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथंगो था, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विवेल, या क्लेमेंट इटली। तो वायसराय का अंतिम वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन को लगाएंगे। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू की थी? वेलेस्ली ने की थी। वारिंग हेस्टिंग्स से लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो ये चीज याद रखना, बहुत पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी कहाँ पर? बंगाल प्रेसिडेंसी, आगरा में, बम्बई में, मद्रास में। तो याद रखना मद्रास प्रेसिडेंसी में। प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखना अमृत सेन ने, रमेश चंद्र दत्त ने, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी ने। तो ये चीज़ याद रखना। मंगल पांडे ने कहा था कि विलय से जुड़े हैं। मंगल पांडे कहाँ से विलय से जुड़े थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना बैरकपुर से जुड़े थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आरसी माजुमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर, एसएस सेन। एसएस सेन को भारतीय यानी कि सरकारी इतिहासकार इन्हें बना दिया गया। तो ये चीज़ याद रखना। और पहले बनाया किसे जा रहा था? आरसी माजुमदार को, लेकिन इनको हटाकर किसको बनाया? सेन को बना दिया। तभी इन्होंने इसका विरोध भी किया था। तब इन्होंने कहा ये ना प्रथम है, ना तो पहला, ना ये अंतिम है। मतलब कि का स्वतंत्रता आंदोलन नहीं माना था 1857 को। और महात्मा यानी कि यहाँ पर देखो फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन
कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी? 1 नवंबर 1858, 30 दिसंबर 1857, 6 नवंबर 1800 या 17 नवंबर 1859 में? तो यहाँ 1 नवंबर 1858 में सूची फर्स्ट को सेकंड से सही सुनिश्चित कीजिए, नीचे दिए कूटों का सही प्रयोग करिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पर झांसी दिया है तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगी, लखनऊ दिया है तो लखनऊ बेगम हजरत महल हो जाएंगी, कानपुर दिया है तो कानपुर कौन हो जाएगा? अब यहाँ पर देखो फैजाबाद, तो फैजाबाद मौलवी अहमद उल्लाह हो जाएंगे, और इसके बाद ये मिला दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेजली है, हेस्टिंग्स है, जॉन एडम है, डलहौजी है। तो लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजों भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? तो हिंदू पैट्रियट था, हिंदू था, यंग इंडिया, नेटिव ओपिनियन था। तो याद रखना, पहला पेपर हिंदी पैट्रियट था। वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम, पीपुल्स ट्रिब्यून, वीर अर्जुन। तो याद रखना वंदे मातरम जो पेपर था अंग्रेजी भाषा में, यानी कि लाला लाजपत राय ने इसका संपादन करवाया था। तो ये भी चीज़ याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता था? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी श्रद्धानंद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता था भारत का मार्टिन लूथर। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय पुनः जागरण का जनक कहा जाता है? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो राजा राम मोहन राय को लगाएंगे, भारतीय पुनः जागरण का पिता भी कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश जब भी पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय लगाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था? किसके समय किया गया? तो याद रखना 1885 में किया गया था। और कौन गवर्नर था? तो दिया है दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो याद रखना हुम को कहा जाता है। और ये ICS थे, यानी कि वास्तव में IS ये थे, उस समय ICS बोला जाता था। और ये कहाँ कलेक्टर थे? तो इटावा के थे। कहाँ के? तो इटावा के थे। तो ये चीज़ याद रखना। कांग्रेस की ये एक बार भी अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन सचिव बने थे। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? बंग भंग तो 20 जुलाई 1905, 17 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 17 नवंबर 19। तो 16 अक्टूबर को 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन था, और लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह भी याद रखना, बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, ये घटनाक्रम दिया है और इसको सही मिलाना है। और ये यहाँ पर मिलाइए आप कि सबसे पहले क्या हुआ था। दिया चोरी चोरा घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट, चंपारण। तो सबसे पहले चंपारण हुआ। तो चंपारण एक का यानी कि कहा जाए 4, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन हुआ था? चंपारण के बाद रोलेक्ट एक्ट हुआ, यानी कि 3 हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग कांड हुआ। फिर क्या हुआ? चोरी चोरा कांड हुआ। तो ये चीज़ याद रखना, यानी कि चंपारण मालूम ही है कि चंपारण जो था, ये चंपारण 1917 को हुआ था। रोलेक्ट एक्ट ये 1919 में ये मार्च में बन गया था। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल को हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और चोरी चोरा कांड हत्या घटना भई थी, ये कब? ये 1922 में की बात है। तो ये चीज़ याद रखना। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो ये क्रम याद रखना। गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से कब हुआ?
तो ये चीज़, ये भी कई बार क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता। तो याद रखना कि गांधी इरविन समझौता जब हुआ था तो गोलमेज सम्मेलन या कांग्रेस की भागीदारी या शमन आंदोलन की समाप्त करने, या गांधी द्वारा किया गया आमरण अनशन द्वारा, या नमक कर समाप्त करने, तो गांधी का आमरण अनशन। तो वास्तव में गोलमेज सम्मेलन यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। कामा गाटामारू का संबंध किससे है? एक राजनीतिक दल जो ताइवान पर आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, चीन गांव जहां माओवाद से तुंग का लॉन्ग मार्च आरंभ किया। तो याद रखना ये जलपोत है और ये कनाडा से लिया गया था। ठीक, ये चीज। स्वदेशी आंदोलन का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखना कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। ठीक, और स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, यह भी सही। बंगाल में किसानों ने अधिक प्रभावित किया और वे इसमें शामिल हुए। यह बंगाल तक ही सीमित था। गलत, यही गलत है, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं था, ये पूरे भारत में फैल गया था, ये पूरे भारत में फैला। तो इस वजह से ये आंसर गलत दिया, वही सही है। ठीक है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का यानी कि गठन किया गया। कहाँ पर? उस संगठन का नाम क्या था? अनुशीलन समिति था, स्वदेशी था, ब्रह्म समिति थी, साधना। तो अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो बरिंद्र कुमार घोष ने की थी। ये चीज याद रखना, कई बार पूछा गया। ठीक है, तो मित्रों आज पूरे पेपर हो गए, जो मैंने ये आपके क्वेश्चन बनाए थे क्वेश्चन पेपर, आज ये पूरे हो गए। और कल हम लोग पुनः एक नए टॉपिक के साथ, जो कल मॉडर्न इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण होगा, और हो सकता है कल मॉडर्न इतिहास समाप्त करके हम लोग यानी कि मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो कल यानी कि महत्वपूर्ण क्लास है, आप सभी लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, और कल पुनः हम लोग मिलते हैं। ठीक है।